नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं किनेसियोलॉजी का एंड बायोमैकेनिक का। जिन्होंने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टॉपिक स्टार्ट है गति के सिद्धांत, लॉ ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन जो इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने 1687 में तीन गति के नियम बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पर तीन क्वेश्चंस हाईलाइट होते हैं। पहले तो सर आइजैक न्यूटन जो इंग्लैंड के थे, ठीक है, इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री थे, और शताब्दी कौन सी थी, 1687, और गति के तीन नियम बताए थे। तो यहाँ पर तीन चीजें हाईलाइट हो गई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। खेलों की दृष्टि से न्यूटन द्वारा सिद्ध किए गए नियमों को ध्यान, एक खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल चिकित्सा शास्त्री, जैव यांत्रिकी विज्ञान आदि का होना अत्यंत आवश्यक है। ये चीज न्यूटन ने पहले ही सिद्ध कर दी थी कि खेलों की दृष्टि से जो आपके खिलाड़ी है, शिक्षक है, खेल चिकित्सा है, उनको जैव यांत्रिकी के लिए उनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि खेलों में अगर गति के नियमों को उचित जानकारी न हो तो उनके प्रदर्शन पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा, और खेल के अंतर्गत संबंधित खेल के कौशल को सीखने के लिए न्यूटन के गति के नियमों का ज्ञान और उनका प्रयोगात्मक रूप से प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। न्यूटन ने ये चीज पहले डिक्लेयर कर दी थी कि खिलाड़ी को आपको पूरा परखना है, उसके बारे में पूरा एनालिसिस करना है, तो आपको उसके तीनों नियम, जो गति के तीनों नियम है, उनके बारे में आपको ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, और ये उनके खेल पर डेफिनेटली उन पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो यहाँ पर उनके गति के द्वारा तीन नियम बताए हैं न्यूटन द्वारा। पहला है जड़त्व का नियम, जिसे अपन न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जड़त्व का नियम प्रथम नियम है, यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह गतिमान अवस्था में है तो उसी चाल दिशा में चलती रहेगी जब तक कि कोई भारी बल उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, और गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही एक ही दिशा में चलती रहेगी जब तक उस पर भारी बल कोई नहीं लग जाता, तो उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। तो इसको भी, जड़त्व के नियम को भी दो भागों में बांटा है, एक तो विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगे। गति का जड़त्व क्या है, यदि कोई वस्तु गति में है तो उसी चाल में या वेग में उसी दिशा में गति करती जाएगी, तो वो सेम चलती रहेगी या स्टॉप होती रहेगी, जब तक स्टॉप ही रहेगी जब तक उस पर भारी बल ना लग जाएगा। भाई एक फुटबॉल रखी हुई है, जब तक मैं उसको किक नहीं करूंगा जब तक वो रनिंग नहीं करेगी, और एक फुटबॉल रनिंग में है तो मैं उस पर कंटिन्यूसली किक करता जा रहा हूँ, ड्रिबलिंग करता जा रहा हूँ, टैपिंग करता जा रहा हूँ, तो वो कंटिन्यूसली एक गति में चलती रहेगी। अब यहाँ अपन बात करते हैं त्वरण का नियम, जो न्यूटन का द्वितीय नियम है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। त्वरण का नियम द्वितीय नियम है। इसे संवेदन नियम या बल के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे संवेदन नियम या बल के प्रतिफल का नियम, बल के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के एक निश्चित दिशा में संवेग परिवर्तन की दर का उस वस्तु पर लगाए गए बल के प्रतिफल का अनुपात त्वरण का नियम कहलाता है। अब जिन्हों को ये समझ में नहीं आया तो अपन यहाँ पर इसको आगे क्लियर कर देंगे कि त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। त्वरण क्या है, बल के क्रमानुपाती होता है। उदाहरण के लिए अगर एक धावक को अपनी त्वरण बढ़ाना है तो उसे बल भी बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, यदि कोई जेवलिन थ्रो कर रहा है तो अपने उसको हैंड की स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी, जब भी वो उसी पावर से उसको ज्यादा दूर तक फेंक पाएगा। दूसरा पॉइंट है, सिद्धांत है अधिकतम त्वरण या गति में दक्षता। अधिकतम या उच्चतम त्वरण को प्राप्त करने के लिए सभी मौजूदा बल का उपयोग उचित समय के अनुसार गति की दिशा में प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सेम मैंने जो अभी एग्जांपल दिया है वो यहीं पे लागू होता है। तो उसका और थर्ड नियम है शरीर के अधव्यास या त्रिज्या, अधव्यास है ना, अधव्यास या त्रिज्या को कोणीय वेग पर प्रभाव, घूर्णन गति को बढ़ाने के लिए
तो अपन यहाँ पर बात कर रहे थे शरीर के अधिव्यास या त्रिज्या, जो कोण या वेग पर प्रभाव क्या होता है, जब घूर्णन की गति को बढ़ाने के लिए घूर्णन के अधिव्यास को घटाना पड़ता है। यदि आपको स्पीड बढ़ानी है, आपने देखा होगा जो फैन होता है वो एक ही दिशा पे घूर्णन करता रहता है, एक ही दिशा पर एक ही जगह पे रहकर घूमता रहता है, और एक छोटा पंखा होता है उसकी स्पीड तेज होती है। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि घूर्णन गति को बढ़ाने के लिए घूर्णन के अधिव्यास को घटाना पड़ता है, उसका जगह उसके फैन उसकी जो वो है त्रिज्या वो आपको कम करनी पड़ेगी, जिससे उसकी घूर्णन की गति बढ़ जाएगी। तो इस चीज से आपको रिलेट कर सकते हैं। भाई अपन को चीजें क्लियर होनी चाहिए, चाहे से एग्जाम्पल कुछ भी हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सारी चीजें एकदम शॉर्ट एंड बिल्कुल स्वीट ली है, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ 2-3 बार मेरा वीडियो यदि एक बार में क्लियर नहीं होता है तो 2-3 बार में देख के अपना फंडामेंटली और जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर कर सकते हो, और फिर आप कंटिन्यूअसली नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर करते रहेंगे इससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रुक सकता एग्जाम को क्लियर करने से पहले, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रतिफल का नियम, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। पहला हो गया जड़त्व का नियम, दूसरा हो गया त्वरण का नियम, और तीसरा हो गया क्रिया प्रतिफल का नियम। किसी वस्तु द्वारा अन्य किसी वस्तु पर किसी निश्चित दिशा में लगाए जाए, यह दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु का विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है, तो ये यहाँ पर क्रिया प्रतिफल का नियम सिद्ध होता है। वापस देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा अन्य किसी वस्तु पर किसी निश्चित दिशा में लगाया जाए तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु के विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तैराकी होता है, जो स्विमर होता है पानी में तैरते समय अपने हाथ व पैर पानी के पीछे के बल की ओर धकेलता है। भाई आप आगे की तरफ चलना चाहते हो तो पानी को पीछे की तरफ फेंकोगे, जैसे चक्कू होता है अपन पीछे की तरफ उसको करेंगे तो उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे, तो पानी भी उतने ही बल के विपरीत दिशा में धकेलेगा। तो इसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन किसे बोलते हैं? क्रिया प्रतिफल के नियम को। आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज पूछी जा सकती है कि रेसिप्रोकल एक्शन कौन से सिद्धांत के अंदर आता है, वो क्रिया प्रतिफल के नियम के अंदर आता है, जो न्यूटन का तृतीय नियम है। अब कुछ सिद्धांत निम्नलिखित ऐसे हैं कि तल की विविधता और प्रतिक्रिया बल की मात्रा, सरफेस वेरिएशन और अमाउंट ऑफ द काउंटर फोर्स, ठीक है। प्रतिक्रियात्मक बल की दिशा, एक वस्तु दूसरे वस्तु से टकराने पर प्रतिक्रियात्मक बल, डायरेक्शन ऑफ द काउंटर फोर्स और काउंटर फोर्स इन स्ट्राइकिंग एक्टिविटी। तो ये चीज आपको है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 3 सिद्धांत के अलावा जो न्यूटन के 3 सिद्धांत थे, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम और क्रिया प्रतिक्रियात्मक का नियम, और उसके बाद में कुछ 3 सिद्धांत ऐसे हैं जिनके आपको नाम ध्यान रखने हैं। तल की विविधता या प्रतिक्रियात्मक बल की मात्रा, प्रतिक्रियात्मक बल की दिशा, और एक वस्तु से दूसरी वस्तु टकराने पर प्रतिक्रियात्मक बल। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं इन डेप्थ जो आपको समझने की जरूरत है, सिर्फ आपको इनके नेम ध्यान रखने जो एग्जाम में क्लियर कट पूछा जाता है। अब बात करते हैं अपन गतिज विज्ञान, काइनेटिक्स। यह यांत्रिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध बल से होता है, जो किसी द्रव्यमान, प्राणी या वस्तु की विराम यदि अवस्था में परिवर्तन लाता है तो इसका संबंध किसी वस्तु की गति पर बल के प्रभाव से है। दोबारा देखते हैं, यह यांत्रिक विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध बल से होता है। भाई डायरेक्टली जो ये कुछ भी हो, यांत्रिकी विज्ञान है वो एक बल से संबंध रखता है, जो किसी द्रव्यमान, प्राणी या वस्तु की विराम या किसी परिवर्तन की अवस्था को दिखाता है। और इसका संबंध आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इसका संबंध क्या है? वस्तु की गति पर बल के प्रभाव से। भाई किसी वस्तु पर जब तक बल नहीं लगाओगे, जब तक उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर उसका संबंध सीधा है। यहाँ पे रेखीय गति विज्ञान का परिणाम है, जैसे कोणीय गति विज्ञान का परिणाम है। इसके अंतर्गत बल, उत्तोलक, संवेग, कार्य, शक्ति, संतुलन, गुरुत्वाकर्षण बल, टकराना, लचीलापन, घुमाव आदि का अध्ययन किया जाता है। गतिज विज्ञान में क्या है? मूवमेंट से है, और गति की वस्तु की गति पर बल के प्रभाव से है। सिंपल चीज ये है यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट की है कि वस्तु की गति पर बल के प्रभाव से है। गतिज विज्ञान क्या है? वस्तु की गति पर बल के प्रभाव से। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं? बल, उत्तोलक, संवेग, कार्य, शक्ति, संतुलन, गुरुत्वाकर्षण बल, टकराना, लचीलापन, घुमाव आदि का अध्ययन किया जाता है।
अब ये सारी चीजें अपन क्या थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। संवेग क्या है, देख, मोमेंटम किसी वस्तु के द्रव्यमान या वेग के गुणनफल को वस्तु का समय कहते हैं। यह सदिश राशि है। सदिश राशि अपन ने पढ़ी थी पहले फर्स्ट वाले पार्ट में, सदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि वो होती है जिनमें दिशा व परिणाम दोनों होते हैं। ठीक है, अदिश ये तो होती है सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, जिसमें सिर्फ परिणाम होते हैं। तो ये चीज आपको पहले अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखी थी। तो यहाँ पर वही है, यहाँ की वस्तु द्रव्यमान है और वेग है, तो इसका मतलब क्या है, सदिश राशि है और इसका मात्रक किलोमीटर मीटर सेकंड से नापा जाता है। तो यहाँ पर संवेग को p से दर्शाया गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अपना संवेग क्लियर होता है। अब कोणीय संवेग क्या है, कोणीय संवेग है यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम रही हो तो उस वस्तु के रेखीय संवेग के घूर्णन के योग को उस वस्तु का कोणीय संवेग कहते हैं। इसका मात्रक जूल सेकंड है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है कि कोणीय संवेग का मात्रक क्या है, जूल सेकंड है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है और ये चीज एक एक बार में आपके दिमाग में नहीं बैठती है। तो डेफिनेटली आप 2 से 3 बार मेरा वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और बार आपको बुक्स पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं संतुलन, इक्विलिब्रियम। जब किसी वस्तु पर जब कई बल इस तरीके से कार्यरत हो कि वो वस्तु ना तो रेखीय गति करे और ना ही घूर्णन गति करे, ठीक है, ना घूर्णन गति करे, इस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहेंगे। सिंपल सी चीज है, जब किसी वस्तु पर कोई बल इस तरीके से कार्यरत हो कि वस्तु ना तो रेखीय गति करे ना घूर्णन गति करे, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, संतुलन की स्थिति कहेंगे। जितना भी केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु वस्तु के नीचे की तरफ होगा उतना ही संतुलन की स्थिति अच्छी होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस स्थिति में संतुलन की स्थिति अच्छी कब होगी, जितना भी गुरुत्वाकर्षण केंद्र गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिंदु के नीचे की तरफ होगा और उतना ही संतुलन की स्थिति अच्छी होगी। अब इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु, वस्तु के आधार का आकार, क्रमिक आधार, दृष्टि व स्वायत्त नाड़ी तंत्र। ठीक है, तो ये 4 सिद्धांत है जिनको आपको नाम ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं संतुलन के, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु, वस्तु के आधार का आकार, क्रमिकी आधार, दृष्टि व स्वायत्त नाड़ी यंत्र, विजुअल एंड काइनेटिक सेंस। अब संतुलन के प्रकार कौन कौन से हैं, स्थायी व अस्थायी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिद्धांत 4 हैं और प्रकार 2 है। स्थायी संतुलन कौन कौन से हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बिंदु पर अपना प्रभाव डालते हुए उसे पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास रहता है और इस वस्तु अपने पूर्व अवस्था में लौट आती है तो इसका उपयोग पोजीशन, नी पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में अधिक किया जाता है। भाई संतुलन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल बिंदु का अपना प्रभाव डालते हुए पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है। जब वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौट जाती है तो इसको स्थायी संतुलन कहते हैं और इसका उपयोग पोजीशन में किया जाता है, नी पोजीशन में किया जाता है, सिटिंग पोजीशन में अधिक किया जाता है। तो ये अपना स्थायी संतुलन कहलाता है। अस्थायी संतुलन क्या है, किसी वस्तु की स्थिति विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती और नए संतुलन की स्थिति बना लेती है, इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। तो स्थायी संतुलन यहाँ पर क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल बिंदु पर अपना प्रभाव डालते हुए पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है और वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती है तो इसका उपयोग पोजीशन, नी पोजीशन और सिटिंग पोजीशन में अधिक किया जाता है। स्थायी संतुलन क्या है, सपोज एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जो बास्केटबॉल प्लेयर है उसका गुरुत्वाकर्षण अच्छा होगा, उसकी पकड़ अच्छी होगी क्योंकि वो छोटी हाइट का है। छोटी हाइट वाले बास्केटबॉल प्लेयर, उनकी ड्रिबल अच्छी होती है तो वो जल्दी से मूवमेंट कर पाते हैं और उनका जो संतुलन है वो स्थायी रहता है। अस्थायी संतुलन उनका होता है जो लंबे प्लेयर होते हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण बीच में होता है, ठीक है। जो
स्थायी संतुलन वालों का हमेशा यहाँ पर अपन ने पढ़ा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बिंदु के वस्तु के नीचे की तरफ होगा। भाई स्थिति संतुलन स्थिति में कब होगी? जब गुरुत्वाकर्षण बिंदु बिल्कुल सबसे नीचे होगा। तो उनका गुरुत्वाकर्षण नीचे, उनका बेस बहुत अच्छा होता है, उनकी छोटी हाइट वालों का बेस अच्छा होता है, वो बास्केटबॉल अच्छे से ड्रिबल कर सकते हैं। बट यहाँ पर अस्थिर संतुलन यहाँ पर लंबे प्लेयरों से है जो उनका गुरुत्वाकर्षण मिड में होता है, तो वो उनका संतुलन पूर्व अवस्था में और नए अवस्था में बिल्कुल अलग अलग होता है। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन दिखाई हुई है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ऊर्जा, एनर्जी। किसी व्यक्ति या वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बिना ऊर्जा के कोई भी व्यक्ति या मशीन कार्य नहीं कर सकती। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बिना ऊर्जा के ना कोई आदमी काम कर सकता है, ना मशीन काम कर सकती है। मशीन को भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इसलिए वो ऊर्जा है और ये एक अदिश राशि है। ऊर्जा को 4 प्रकार से बांटा है, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, तो आपको ऊर्जा की सिर्फ ये 4 चीजें ध्यान रखनी है, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, बल यानी फोर्स। किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने वाले कारक को बल कहते हैं। मैं किक कर रहा हूं फुटबॉल को, तो उस पर फोर्स लग रहा है, तो वो क्या है? बल ही है। किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए बाहरी प्रभाव की आवश्यकता पड़ती है। बल द्वारा वस्तु को 2 तरह से प्रभाव डाला जा सकता है, आकृति पर प्रभाव और जड़त्व परिवर्तन, चेंज इन द एनेट्रिया। अब देखो ये क्या है, आकृति के प्रभाव के, आकृति पर प्रभाव कैसे डाल सकते हो? बल द्वारा। बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति को बदलाव लाया जा सकता है। जैसे कि मिट्टी के बर्तन को कुम्हार हाथ द्वारा बल लगाकर उसकी आकृति को परिवर्तित कर सकता है। आटे द्वारा, आटे जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी द्वारा भी आप कई मूर्तियां भी बना लेते हो, कभी उसकी प्लेट्स भी बना लेते हो, कभी कटोरी बना लेते हो, कभी ग्लास बना लेते हो। तो ये अलग अलग चीजें भी बना सकते हो, तो आकृति पर प्रभाव डाल सकते हो और अपने हाथों के बल द्वारा। अब यहाँ बात करते हैं जड़त्व परिवर्तन। जब किसी वस्तु की जड़त्व अवस्था में बल द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है, अर्थात किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाकर उसे गति प्रदान की जाती है। जहां पर उस वस्तु की विराम अवस्था या विराम की झड़प में बल लगाकर परिवर्तन लाया गया और वस्तु के गति में, जड़त्व में आ जाती है। उदाहरण के लिए फुटबॉल को किक करना। दोबारा देखते हैं जड़त्व परिवर्तन क्या है। जब किसी वस्तु की जड़त्व अवस्था में बल द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। सिंपल सी चीजें यही क्लियर हो गई आपको। आगे ये हार्ड लैंग्वेज है, तो ये ना देखें, आपसे ये देखना है किसी वस्तु की जड़त्व अवस्था में बल द्वारा, किसी अवस्था में बल द्वारा परिवर्तन लाया जा रहा है, वो ही जड़त्व परिवर्तन है। और यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर हो गई, फुटबॉल को किक करना, जड़त्व परिवर्तन। अब बल के आकार क्या है, बल के प्रकार क्या है? भाई दो तो इस पर प्रभाव हो गए, 2 प्रभाव डाल सकता है। बल के 2 प्रभाव है, आकृति पर प्रभाव और जड़त्व परिवर्तन। अब बल के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? आंतरिकी और बाहरी। आंतरिक में कौन कौन से होते हैं? शारीरिक हो गया। बाहर में कौन सी होगी? पर्यावरणीय होगी। अब आंतरिकी बल क्या होते हैं? शरीर द्वारा लगाया गया, और वह भी शरीर की मांसपेशियों द्वारा। शरीर की जो मुख्य मांसपेशियां बल लगाती है उसे जल यांत्रिकी विज्ञान में प्राइम मूवर कहा जाता है। उसे जल यांत्रिकी विज्ञान में प्राइम मूवर कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड हो गया पर्यावरण में बल। बाहर बल द्वारा ही बल लगाना किसी वस्तु के जड़त्व या आकृति दोनों में परिवर्तन लाते हैं, अर्थात ऐसा बल जो पर्यावरण कारकों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, जो ऐसा बल जो पर्यावरण कारकों द्वारा क्रियान्वित किया जाता हो वही बाहरी बल कहलाएगा। अब बाहरी बल के प्रकार हैं गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, प्रतिरोध बल, अभिकेंद्र बल व अपकेंद्र बल। ये 4 प्रकार के बल हैं जो बाहरी बल से संबंधित हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, प्रतिरोध बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र व अपकेंद्र बल, ये बाहरी बल के प्रकार है। अभी अपन यहाँ इस वीडियो पार्ट का एक लास्ट टॉपिक देखते हैं,
गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु पर भार या वजन एक जगह पर केंद्रित होता है, अर्थात यह बिंदु जहां वस्तु की समस्त भार कार्य करता है तथा उस वस्तु या उस बिंदु के चारों तरफ घूमने के लिए मुक्त होती है, चाहे वह वस्तु जिस स्थिति में रखा जाए। सेम ये एग्जाम्पल है फैन का, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था फैन का। तो फैन यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। भाई जो आपका मिडिल फैन है इसका भार इसलिए रखा जाता है कि वो एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना सके, एक भार ऐसा बना सके कि जो उसकी पंखुड़ियां हैं वो एक निश्चित दिशा में फ्रीली मूव हो सके। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर बताया हुआ है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर वस्तु भार व वजन एक जगह पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, यह बिंदु जहाँ वस्तु की समस्त भार कार्य करता है और बिंदु के चारों तरफ घूमने के लिए मुक्त होती है, चाहे वह वस्तु जिस अवस्था में रखा जाए। इस स्पीड को जितना बढ़ाएंगे ये इतनी स्पीड से घूमेगा, बट इसकी त्रिज्याएं छोटी कर दें अपन तो ये और स्पीड से घूमेगा। तो ये चीज आपको फैन के अंदर देखने को मिल जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मनुष्य में शरीर का गुरुत्व केंद्र क्या है? स्त्री पुरुष में गुरुत्व केंद्र एक समान न होकर स्त्री के शरीर के बनावट स्वरूप नीचे होता है और पुरुष की तुलना में, क्योंकि स्त्री के शरीर निचले भाग का भार अधिक होता है। भाई स्त्रियों का जो लोअर पार्ट है वो ज्यादा भारी रहता है कंपेरेटिव टू मेल मेंबर्स। और बच्चों में, बड़ों में गुरुत्व केंद्र की स्थिति ऊंचाई पर स्थित होती है। अगर शरीर पर अतिरिक्त वजन रखा जाए तो गुरुत्व केंद्र का स्थान परिवर्तित हो जाएगा। वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, जब वो कंधों पर वेट रखता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल लोएस्ट हो जाती है, बिल्कुल, तो वो चेंज हो जाती है, सेंटर से लोएस्ट पे पहुंच जाती है। तो ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू वेट। मानव शरीर में गुरुत्व केंद्र के निर्धारण की खेलों में बहुत आवश्यकता होती है। खिलाड़ियों का गुरुत्व केंद्र स्थायी नहीं होता है। यदि वह गतिमान है या परिस्थिति में परिवर्तन कर लेता है तो उसका गुरुत्व केंद्र समय, स्थान, खिलाड़ी के शरीर की स्थिति के साथ परिवर्तित होता रहता है। खेल चिकित्सकों द्वारा गुरुत्व केंद्र का उपयोग खिलाड़ियों की चोट लगने के पश्चात पुनः स्थापित में किया जाता है। दोबारा देखेंगे अपन, मानव शरीर में गुरुत्व केंद्र के निर्धारण की खेलों में बहुत आवश्यकता होती है और खिलाड़ियों को गुरुत्व केंद्र स्थायी नहीं होता है, उनका वेरिएशन आता रहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। और यदि वह गतिमान है तो परिस्थितियों में परिवर्तन कर लेता है और उनका जो गुरुत्व केंद्र है वह समय, स्थान व खिलाड़ियों के शरीर की स्थिति के साथ ही परिवर्तित हो जाता है। खेल चिकित्सकों द्वारा गुरुत्व केंद्र का उपयोग खिलाड़ियों की चोट लगने के पश्चात पुनः स्थापित में लाया जाता है, क्योंकि जब रिहेबिलिटेशन होता है, रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास, मतलब खिलाड़ी की चोट लगने के बाद वो दोबारा उसी अवस्था में लौटने के लिए तो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाती है, तो उस चीज के लिए खेल चिकित्सक इसको उपयोग में लाते हैं। इसका मात्रक न्यूटन या किग्रा मीटर सेकंड स्क्वायर है और गुरुत्व बल खींचना प्रकार का बल है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? खींचने प्रकार का एक बल है, जो लास्ट पेपर में पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकार का बल है, खींचने प्रकार का एक बल है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से खींचना एक इसका आंसर था। तो यहाँ पर अपना पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। जिन्होंने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। अब पार्ट थर्ड आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहें मेरे साथ, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।